अच्छा, दो, दो जो स्लोप हमने डिस्कस किए थे उसके अनडिफाइंड। उसके बाद हमारे पास ये तीसरा स्लोप है जिसको हम अनडिफाइंड स्लोप कहते हैं। अब अनडिफाइंड स्लोप में भी हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू दे दी गई है x ग्रेटर देन 3, ठीक है, और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 फॉर एग्जांपल। तो अब y ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखें जब यहाँ पे आपको x से वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है ना, जब इक्वेशन x से रिप्रेजेंट हो रही है तो x इज इक्वल टू 3, तो याद रखें वो y के पैरेलल होती है। वो लाइन कहाँ बनेगी? y के पैरेलल। जिस वेरिएबल से इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही होती है वो वो उस जो है वो के बाद जो वेरिएबल बचता है x है तो दूसरा बचेगा y। तो 3 लिखे, 1 2 3, और y के पैरेलल 3 पे पॉइंट बना दे, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो y के बाद बचा क्या? x। y में पहले जैसे x में यहाँ 3 काउंट किया था ना, 1 2 3, और y के पैरेलल बनाई थी। अब y इज इक्वल टू 4 है तो वेरिएबल कौन सा बचा? x। तो y में 4 काउंट करें, 1 2 3 4, और y के बाद कौन सा वेरिएबल बचा है? x, पैरेलल टू x एक्सेस बनाता है, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू 3 का मतलब ये हो सकता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब क्या है? 3 और उससे ग्रेटर रीजन हमारा फीजिबल रीजन है। ग्रेटर रीजन कौन सा? ये रहा, ये सारा रीजन ग्रेटर रीजन है, ये सारा। लेकिन तो ये रीजन ऑफ ऑपरेशन में आएगा, लेकिन ये लेसर रीजन है तो ये रीजन ऑफ ऑपरेशन में नहीं आएगा। सिमिलरली y, ठीक है, y के हिसाब से जो है लेस देन इक्वल्स टू, तो ये अबव वाला जो है वो नहीं आएगा लेकिन डाउन वाला आएगा। तो डिपेंड करता है कि y के ऊपर क्या बोला गया है। तो इस तरह से बाज़ औक़ात हमारे पास जो है वो डिमांड्स आ रही होती हैं, टारगेट मार्केट की डिमांड्स आ रही होती है, तो उस हिसाब से फिर हमारे पास इस तरह से भी हमारे पास कुछ जो है वो कॉन्स्ट्रेंट्स बनते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि खाली अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोप ही काम हो रहा होता है, बाज़ औक़ात हमारे पास अनडिफाइंड स्लोप और ज़ीरो स्लोप से भी हमारा जो है कुछ मिला के भी एक फीजिबल रीजन। तो अभी तो हम सिंगल सिंगल की बात कर रहे हैं। अब ऐसी हमारे पास बहुत सारे इक्वेशंस होंगी, किसी में हम यूं लाइन लगा रहे होंगे, किसी की यूं लाइन लगा रहे होंगे, किसी को यूं लाइन, उन सब में मिला के कॉमन फीजिबल रीजन ढूंढेंगे और वो रीजन ऑफ ऑपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे हम शर्ट्स बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ हो, एक ही लाइन लगे। शर्ट बना रहे हैं तो हो सकते हैं बटन्स भी अवेलेबल हो, तो ये ऑन द लाइन बटन्स की है एंड बिलो द लाइन ये रीजन ऑफ ऑपरेशन है। दूसरी एक इक्वेशन ऐसे आ गई, ये किसके लिए? कपड़े के लिए, शर्टों में कपड़ा भी लग रहा है तो ऑन द लाइन बिलो द लाइन, ठीक है। अच्छा, शर्टों में मजदूर भी हम लगा रहे हैं, लेबर आवर्स जिसको कहते हैं, तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। तो सब सारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जिस रीजन में होगी कॉमन, कि जहाँ कपड़ा भी मौजूद हो, मजदूर अवेलेबिलिटी भी हो, बटर्स भी अवेलेबल हो, सब मिला के वो कॉमन रीजन ढूंढेंगे, कॉमन रीजन ऑफ ऑपरेशन। फिर उसमें भी 2-3 पॉइंट्स आ रहे होंगे, तो कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें बेस्ट आउटपुट रिजल्ट यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, वो हमारा बेस्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन है। इसके मैंने एक दफ़ा हिंट क्लास में दी थी, मैंने कहा था जब मैं लीनियर प्रोग्रामिंग कराऊंगा तो इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी एक आइडिया दिया है कि करने क्या जा रहे हैं, अब ज़रा हम इसको एक क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इसी तरह से मैंने एक थोड़ी देर पहले अभी बताया भी था और ये दोबारा देखें रिपीट हो रहा है। जब कभी भी हमारे पास राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट वैल्यू जीरो लिखी हुई हो, इसका क्या मतलब है? व्हेन कांस्टेंट इज जीरो लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर लाइन जो है वो हमेशा चाहे अपवर्ड स्लोप हो डाउनवर्ड स्लोप हो, वो लाइन पास जरूर हो रही होगी, कहाँ से? ओरिजिन के अंदर से। ये सब पिछले कोर्स का पार्ट है। अब अगर मेरे पास इस तरह से आपको दो इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, और इन दो इक्वेशंस के हिसाब से मैं कहूँ कि इसका कॉमन पॉइंट ऑफ ऑपरेशंस ढूंढें, कॉमन रीजन ऑफ ऑपरेशन, और दोनों को कह दूं कि ये दोनों लेस देन इक्वल टू रिसोर्स कांस्टेंट है, उसका मतलब है दोनों डाउनवर्ड स्लोप है,
एक इक्वेशन यूं आ रही है, लाइन यूं आ रही है, दूसरी यूं आ रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, एक यूं आ रही है, एक यूं आ रही है, तो दोनों डाउनवर्ड स्लोप्स हैं। दोनों डाउनवर्ड स्लोप के अंदर आपने कॉमन फिजिबल रीजन ढूंढना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशंस को प्लॉट कर लें, मैंने आपको प्लॉट करना सिखा चुका हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ जल्दी से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन जब पहली वाली को प्लॉट किया, ठीक है, तो x की जगह 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 6, तो ये आ गया 0,6 पहली लाइन, और इसकी दूसरा पॉइंट पहली वाली का ये आ गया 0,3। तो ये एक इक्वेशन प्लॉट कर ली। इस तरह से दूसरी लाइन को भी प्लॉट कर लिया। इसको ग्राफिकल सोल्यूशन कहते हैं कि हर लाइन का एक ग्राफ बना लिया, लाइन लगा के ग्राफ बना लिया जाए, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ठीक है। दूसरी को ये कर लिया। अब ये दो लाइनें किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपके पास जो है वो इतने सारे मेथड्स मैंने सिखाए हैं दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करने के। सिंपल एलिमिनेशन, गॉसियन एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, बहुत सारे, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड के हिसाब से आप इसको आइडियलाइज भी कर सकते हैं कि ये समथिंग 4 10, ये 4 के करीब हो है, तो 4 से थोड़ा कम है, 3 पॉइंट समथिंग, और ये 3 से पीछे है, 2 पॉइंट समथिंग हो रहा होगा ये, ठीक है। आइडियलाइज, जैसे हम ग्राफिकल में आइडियलाइज करके अप्रॉक्सीमेशन से निकाल रहे होते हैं। और वैसे आपको सिंपल एलिमिनेशन, गॉसियन एलिमिनेशन, तो अगर आप इसको सिंपल एलिमिनेशन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इक्वेशन से, तो आपके पास ये फीजिब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों ढूंढा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उसके हिसाब से, क्योंकि आपको अब पता चल चुका है, तो अब मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि दोनों लाइनों के बिलो वाला रीजन, ऑन द लाइन एंड बिलो द लाइन रीजन, हमने कॉमन रीजन दोनों का वो आइडेंटिफाई करना है। फिर उनमें से जो उसके उस रीजन के अंदर जो हमारे पॉइंट्स आ रहे होंगे, वो हमारे बेस्ट पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशंस होंगे। मैं उस एरिया में काम करूंगा। फॉर एग्जांपल इस लाइन के इस हिस्से की बात करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये रीजन ऑफ ऑपरेशंस में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये इस लाइन के तो बिलो है, लेकिन नीचे वाली लाइन के ऊपर है। तो कॉमन पॉइंट दोनों लाइनों के हिसाब से जो कॉमन आना चाहिए, यानी कि दोनों के अंदर आना चाहिए, नीचे ऑन द लाइन एंड बिलो द लाइन। क्योंकि ऑपरेशन लेसर रीजन कौन सा अभी तक पता चला था डाउनवर्ड स्लोप में, ऑन द लाइन एंड बिलो द लाइन वाला जो रीजन है वो फिजिबल रीजन की तरफ अप्रोच होगा, क्योंकि उस एरिया में हम काम कर सकते हैं। वो लेसर रीजन बिलो द लाइन होता है डाउनवर्ड स्लोप में। तो इस लाइन के हिसाब से तो ये फिजिबल रीजन था, इसके अंडर आ रहा था, इससे अबव आ रहा था, तो ये फिजिबल रीजन में नहीं हो सकता। सिमिलरली ये रीजन जो है, ये पूरा रीजन जितना है, ये पूरा रीजन दोनों में के ऊपर आ रहा है, अबव आ रहा है, तो ये तो किसी में फिजिबल रीजन में ऑपरेशन या कॉमन रीजन ऑफ ऑपरेशन में आ ही नहीं सकता। इसकी बात करूं, इस हिस्से की, तो ये मैंने बताया था, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम मोस्टली जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, मैं यहाँ बना रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जहाँ सब चीज़ें पॉजिटिव हो। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो रीजन ऑफ ऑपरेशन है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस रीजन में ऑपरेट करते हैं हम ज़्यादातर। तो इन 3 रीजन में मोस्टली हम ऑपरेट कर ही नहीं रहे होते वैसे भी, इन 3 रीजन में, ठीक है। तो ये रीजन जो है वो इससे बैक साइड पे आ रहा है। इसी तरह से ये भी दोनों लाइनों से अबव है रीजन, ये सारा रीजन जितना है, तो ये नहीं है आ रहा। अच्छा, अब ज़रा इधर देखते हैं। ये वाला रीजन अगेन इधर से राइट साइड पे है, इससे तो राइट साइड पे है, लेकिन इस लाइन के हिसाब से ऊपर है, इसके अंदर है, तो ये भी ऑपरेशन में नहीं आ रहा, रीजन ऑफ ऑपरेशन में। सिमिलरली ये एरिया जो है वो इसके नीचे है इस लाइन के, लेकिन इससे ऊपर है, तो ये भी ऑपरेशंस में नहीं आ रहा, रीजन ऑफ ऑपरेशन में। तो रीजन ऑफ ऑपरेशन में जो एरिया आ रहा है जो दोनों लाइनों के अंदर है, वो ये रीजन आ रहा है। अब अगर इस रीजन को गौर करें तो इसके अंदर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है ऑपरेशन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट ऑपरेशन का ये है 0 0, ये है 0,4, ये आ रहा है 3,0, और चौथा पॉइंट अनआइडेंटिफाइड है। तो 1 2 3 के बाद अगर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हो, फॉर एग्जांपल अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा उसमें एक्स एंड वाई की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू पहले से निकाल के रखी होगी
कैसे? दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को और इस लाइन को, इस पॉइंट की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ये एक्स और वाई की पॉइंट की वैल्यू हर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स वाई की जगह पुट करेंगे, जहां पे रिजल्ट फॉर एग्जांपल एक जगह 70,000 आ रहा है, एक जगह 80,000 आ रहा है, और ये प्रॉफिट फंक्शन है, एक जगह 90,000 आ रहा है, एक जगह लाख आ रहा है, तो प्रॉफिट फंक्शन में चारों पॉइंट्स में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट या रेवेन्यू मिल रहा होगा वो रीजन ऑफ ऑपरेशन हमारा होगा वहां काम करेंगे। अगर ये कॉस्ट की बात होती, कॉस्ट का फंक्शन होता, तो कॉस्ट के अंदर इन चारों पॉइंट्स की वैल्यूज को पुट करते, कॉस्ट वाइज कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करते हैं। तो एक जगह अगर वैल्यू आ रही होती 60,000, एक जगह 50, एक जगह 40, एक जगह 20, तो जहां सबसे मिनिमम कॉस्ट लग के पूरा काम हो रहा है हमारी डिमांड्स, हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स को यूज करते हुए, तो हम कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ज़रा जल्दी जल्दी हम ताकि अपने आगे किसी एक सिंगल क्वेश्चन की तरफ आ जाए। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाई कहाँ होती है? हर उस प्रोडक्ट में अप्लाई हो जाती है जहाँ कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें जो कि कॉमनली यूज़ हो रही हैं सारे सब जगह पे। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम के फ्लेवर है, तो हर आइसक्रीम का फ्लेवर चेंज हो रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ लिमिटेशन हैं जो हर फ्लेवर्स में यूज़ हो रही होंगी। शुगर है तो हर फ्लेवर में यूज़ हो रहा है, मिल्क है तो हर फ्लेवर में यूज़ हो रहा है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास टोटल मिल्क की क्वांटिटी या शुगर की क्वांटिटी या क्रीम की क्वांटिटी जो हर उसमें यूज़ हो रही है इतनी है, अब आपकी मर्जी है, आप ये वाला फ्लेवर बनाएं या ये वाला फ्लेवर बनाएं या ये वाला फ्लेवर बनाएं, और इसकी मार्केट में डिमांड इतनी है, इसमें इतनी है, इसमें इतनी है, तो आपने इन सब चीज़ों को जो आपके पास लिमिटेड अवेलेबल है, दूध है, मिल्क है, शुगर है, क्रीम है, उसको यूज़ करते हुए मार्केट की डिमांड को भी फुलफिल करना है और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो दो क्वेश्चन हो सकते हैं, आप अपनी कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, या प्रॉफिट और रेवेन्यू को मैक्सिमाइजेशन की तरफ हम जाए। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से हम अपने जो है वो प्रोडक्शंस की ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स को अचीव करते हैं। ऑप्टिमाइज यानी कि सबसे बेस्ट रिजल्ट जो होते हैं। तो ये बहुत सारे ये मैंने दे दिया, इसको रीड कर लेना, पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ जो है वो क्या क्या हो सकता है। एक छोटी सी वो है। यहाँ पे अब देखें, हमने एक सवाल आपको दे दिया और इस सवाल के अंदर जो है वो आपको अलग से मैंने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दिया है, पहले बता दिया है। वो है ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। देखें, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाता है, या इस क्वेश्चन को डेटा को रीड करके ये बनाना होता है। ये पूरा एलपी है, ये एलपी मॉडल है विदाउट सॉल्यूशन। अगर खाली एलपी मॉडल बनाने को आए तो ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा, ये पूरा एक क्वेश्चन का एलपी मॉडल है कि भाई हम किस चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमाइज करने जा रहे हैं, बाद मिनिमाइज भी करते हैं अगर कॉस्ट का फंक्शन होता है। तो हमें रेवेन्यू या अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। एक, अब इसको रीड करना सिखा रहा हूँ। एक वहाँ लिखा होगा कि एक फुल स्लीव शर्ट से कितना फ़ायदा हो रहा है आपको। एक फुल स्लीव शर्ट से यहाँ बता रहा है कि 180 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक फुल स्लीव शर्ट बेचने से। कितनी फुल स्लीव शर्ट्स बेचेंगे नहीं पता, क्वांटिटी की जब बात आती है तो वेरिएबल लिख देते हैं एक्स, प्लस एक हाफ स्लीव शर्ट बेचने से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। एक हाफ स्लीव शर्ट, क्योंकि फैशनेबल शर्टें महंगी होती हैं हाफ स्लीव, तो एक हाफ स्लीव शर्ट से 230 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितनी शर्टें बना के बेचेंगे अभी नहीं पता, यही तो चीज़ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू। तो वाई, तो ये आपके पास हो गया प्रॉफिट जो कि आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। एक यूनिट से हाफ स्लीव शर्ट की 180 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितनी हाफ स्लीव शर्ट बनाएंगे, एक्स प्लस एक शर्ट फुल स्लीव, सॉरी, एक हाफ स्लीव शर्ट से 230 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। कितनी वाई हाफ स्लीव शर्ट बनाएंगे, वाई। ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, विथ हैविंग सर्टेन लिमिटेशंस, तो इसको नीचे लिखते हैं सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्टेंट्स। ये जो कॉन्स्टेंट्स है ये इक्वेशन की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे एक चीज होती है जिसको मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं,
और यहाँ पे पूरा इक्वेशन जो अभी हमने बनाई थी ना, जिनको प्लॉट करना सीखा था, वो कांस्टेंट उसी शक्ल में होते हैं। सिर्फ एडिशनल क्या चीज़ आ जाती है, लेस देन और इक्वल टू के साइंस आ जाते हैं बस। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, अब ये वर्ड वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ठीक है, मैं भेज भी दूंगा ये वाला भी, कि ये ऐसे लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपको एक फुल स्लीव शर्ट जो है वो से एक 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 क्या कहते हैं, फुल स्लीव शर्ट के बनाने में 3 मीटर कपड़ा लग रहा है, ठीक है, और एक हाफ स्लीव शर्ट बनाने में 2.5 मीटर कपड़ा लग रहा है, और टोटल कपड़ा आपके पास 21,000 मीटर अवेलेबल है। अब आप इस स्टेटमेंट को जो मैंने बताई है वो इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो एक फुल स्लीव शर्ट से 3 मीटर कपड़ा लग रहा है 3, कितनी फुल स्लीव शर्ट बनाएंगे यही तो मालूम करने जा रहे हैं। जब कितने की बात आए, क्वांटिटी की बात आए, तो वेरिएबल लिखना होता है, और पर यूनिट की बात आए तो उस वेरिएबल के साथ उसका कोफिशिएंट लिखना होता है, और जब टोटल उस रिसोर्स की बात है कि टोटल कपड़ा कितना अवेलेबल है, तो हमेशा कांस्टेंट में लिखा जाता है। तो देखो कांस्टेंट टोटल कपड़े की अवेलेबिलिटी बता रहा है, उस कपड़े की एक स्पेसिफिक टाइप के एक प्रोडक्ट की जो है वो में कितना वो उस कपड़े का हिस्सा लगेगा वो कोफिशिएंट बताता है। एक दूसरी प्रोडक्ट के अंदर एक यूनिट बनाने में उस टोटल कपड़े का कितना हिस्सा लगेगा वो दूसरा कोफिशिएंट बताता है। और जितनी टाइप्स के प्रोडक्ट्स की डिफरेंट क्वांटिटीज बना रहे हैं उनको हमेशा वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स वाई या x1 x2 x3, ठीक है। तो जब ये चीजें वो बताई हैं, तो जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, तो आप उसकी इक्वेशन को लिख सकें उस डेटा को रीड करके। हमेशा याद रखें, क्वांटिटी की बात करें तो वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं x1 x2 x3 या xy। कोफिशिएंट बताया जाए तो x1 बनाने में कितना कोफिशिएंट यूज हो रहा है, एक यूनिट x1 के, वो x1 के साथ उसका कोफिशिएंट आ जाएगा। एक यूनिट x2 के बनाने में कितना यूज हो रहा है, दूसरी टाइप की प्रोडक्ट के एक यूनिट बनाने में कितना यूज हो रहा है, तो वो x2 का कोफिशिएंट में आ जाएगा। एक तीसरी टाइप की प्रोडक्ट होगी उसका एक यूनिट बनाने में, तो वो x3 के कोफिशिएंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं समझाऊं, इसको क्या ये किस फॉर्म में स्टेटमेंट लिखे हुए हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको कुछ दे भी दिए हैं, पहले इनको समझ लें। तो स्टेटमेंट में ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपके पास टोटल 72,000 जो है वो बटन्स अवेलेबल हैं फॉर द प्रोडक्शन या फॉर द स्टिचिंग ऑफ शर्ट्स, एंड वन हाफ sleeve shirt, sorry, one full sleeve shirt needed 12 buttons and one half sleeve shirts needed 15 बटन। अब आप कहेंगे सर हाफ स्लीव शर्ट्स है तो इसमें 15 ज़्यादा क्यों लग रहे हैं, तो हाफ स्लीव शर्ट जो है वो बाज़ात फैशनेबल शर्ट्स में एडिशनल बटन्स होते हैं, यहाँ पे बटन्स होते हैं, यहाँ होते हैं, आपकी पॉकेट्स पे एक्स्ट्रा बटन्स आ जाते हैं, तो फैशनेबल शर्ट्स में हो जाते हैं, तो बात रियलिस्टिक ही है, ठीक है। और बाज़ात यहाँ पे भी आपने इस तरह से कफलिंग्स को ऊपर बना के एक रिबन लगा के उसके भी बटन्स हो जाते हैं, तो बात हम वही कर रहे हैं जो रियलिस्टिक है। फुल स्लीव शर्ट्स क्योंकि गिने चुने बटन होते हैं, वो ऑफिस गोइंग एक फॉर्मल शर्ट्स होती हैं, तो 6-7 बटन सामने लगे होते हैं, दो दो जो है कफलिंग्स में लगे हुए होते हैं, तो एक कॉलर में लगा हुआ होता है, तो यही कोई जो है 11-12 बटन हो, 10-12 बटन होते हैं, तो 12 एक शर्ट में लग रहे हैं। ये आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, आपने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और एक हाफ स्लीव शर्ट में 15 बटन लग रहे हैं, टोटल 72,000 बटन अवेलेबल है, ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट में लिखा होगा, तो उसको लिखना कैसे, 12 ऑफ एक्स प्लस 15 ऑफ वाई, जो भी मिलके ये सारा मिलके लग रहा है, ये या तो बराबर होगा 72,000 के या उससे लेस देन होगा। बटन या तो सारे के सारे लग जाएंगे या उससे कम लगेंगे। सिमिलरली एक और आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा उसी के अंदर कि हमारे पास जो है वो टोटल इन शर्ट्स को बनाने के लिए टोटल मजदूरों के लेबर आवर्स जो हमारे पास मौजूद हैं, जिन घंटे इतने घंटे की हम पेमेंट कर सकते हैं, इतना घंटा हम काम करवा सकते हैं लोगों से, वो है 22,500 घंटे, 22,500 घंटे। अब एक शर्ट में तो रिसोर्स हमेशा राइट हैंड साइड पे लगती है या डिमांड, ठीक है। एक शर्ट के एक सॉरी टोटल लेबर आवर्स हमारे पास 22,500 हैं। एक क्या कहते हैं शर्ट के बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 3 आवर्स, कौन सी, फुल स्लीव। फुल स्लीव। और एक शर्ट हाफ स्लीव बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे, क्योंकि फैशनेबल है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ रही है,
कुछ बटन एक्स्ट्रा स्टिचिंग वो करने पड़ रहे हैं, क्या कहते हैं, और कोई फैशनेबल है, कोई और लोगो वगैरह कुछ होगा इस तरह से, तो घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, एफर्ट ज़्यादा है, इसलिए हम उसके प्रॉफिट भी चार्ज भी ज़्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी ज़्यादा आ रहा था। तो 6 लेबर आवर्स लग रहे हैं। कितनी फुल स्लीव शर्ट्स बना के भेज देंगे, नहीं पता, एक्स। कितनी हाफ स्लीव शर्ट बना के बेचेंगे, नहीं पता, वाई। तो इक्वेशन जो भी है दोनों मिला के, या जो हमारे मिल के जो रिजल्ट आएगा वो लेस देन इक्वल्स टू होंगे 22,500 घंटे के, या तो पूरे के पूरे 22,500 घंटे यूज करके सारी शर्टें बना डालेंगे दोनों तरह की, या कुछ एक या कुछ दूसरी, ठीक है, या उससे 22,500 से कम घंटे यूज करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक और चीज आ गई, एक और स्टेटमेंट लिख दी उसी क्वेश्चन के अंदर। वो स्टेटमेंट क्या लिखी, वो ये लिख दी कि market demand of office for the office going workers of full sleeve shirt is 2000 units। अब उन्होंने बता दिया कि फुल स्लीव फैशनेबल शर्ट्स हैं तो उसकी तो डिमांड नहीं पता, लेकिन ऑफिस गोइंग शर्ट जो कि यूज लोग वर्कर्स जो यूज कर रहे हैं वो ज़्यादातर एक फॉर्मल शर्ट्स यूज करते हैं, जिसको हम फुल स्लीव शर्ट से अभी फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसकी एक डिमांड हमें पता चल गई है, हमारी मार्केट में, हमारी तरफ, हमारे फैक्ट्री में डिमांड आ गई है मार्केट से कि भाई 2000 फुल स्लीव शर्ट्स बना के देनी है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं आंखें बंद करके सिर्फ 2000 शर्ट्स बना दूंगा फुल स्लीव। अब मैं अपनी सारी कैलकुलेशंस करूंगा, और सारी कैलकुलेशंस करने के बाद मार्केट डिमांड, अपने रिसोर्सेज को जहन में रखते हुए, अपने जो है वो क्या कहते हैं मार्केट की डिमांड को जहन में रखते हुए एक ऐसे फिगर्स प्रोड्यूस करूंगा, हाफ स्लीव शर्ट्स के भी और फुल स्लीव शर्ट्स के भी, जो कि मैं बेचूं और मुझे मार्केट से सबसे ज़्यादा फायदा हो। तो उतना उतनी हाफ स्लीव शर्ट्स बना के बेचूंगा, उतनी फुल स्लीव शर्ट्स बना के बेचूंगा, ताकि सबसे ज़्यादा फायदा हो। तो हो सकता है 2000 है, 2000 से हो सकता है कम तो नहीं बनेंगी फुल स्लीव शर्ट्स। अब कोशिश होगी कि ज़्यादा ही बनेगी, तो ज़्यादा कितनी, 2 यूनिट, 3 यूनिट, या कुछ ज़्यादा। तो वो सारी अमाउंट मैं कैलकुलेट करूंगा, पहले अपने फीजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करके, फिर फीजिबल रीजन की जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स का नाम मैं देता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स, या हम जो हमारे टेक्निकल वर्ड्स में उन पॉइंट्स का नाम दिया जाता है कॉर्नर पॉइंट्स। वो कॉर्नर पॉइंट्स के एक्स और वाई की जो जो वैल्यूज होंगी, सबसे पहले तो मैं उनको फाइंड कर लूंगा, वो एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ लाके पुट करूंगा। एक्स एक पॉइंट की एक्स वाई वैल्यू, फिर दूसरे पॉइंट की एक्स वाई वैल्यू, फिर तीसरे पॉइंट की एक्स वाई वैल्यू, फिर चौथे पॉइंट की, जितने भी पॉइंट्स होंगे, और सब पे प्रॉफिट पे जो आ रहा होगा वो देखूंगा। जिस पॉइंट के पुट करने से प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ रहा होगा, उतनी एक्स की प्रोडक्शन करूंगा, यानी कि हाफ स्लीव शर्ट्स, फुल स्लीव शर्ट्स उतनी बनाऊंगा। एक्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ फुल स्लीव शर्ट्स, तो इतनी ज्यादा फुल स्लीव शर्ट्स बनाऊंगा। और वाई उतनी बनाऊंगा, यानी कि वाई का मतलब उतनी क्वांटिटी ऑफ हाफ स्लीव शर्ट्स बनाऊंगा, जिसमें मुझे सबसे मैक्सिमम मार्केट से प्रॉफिट आता हुआ नजर आएगा। ये है पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग के इस क्वेश्चन का मकसद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम आई जो बात मैंने की? सर ये एंड वाला वापिस से बताएं कि आखिरी वाला जो देखें, इसीलिए मैंने आपने दिखाया बोला। ना, ये तीनों जो है वो लेस देन कॉन्स्टेंट्स है, रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स है। ये ग्रेटर देन है। 2000 की डिमांड आई है मार्केट से, तो ये तो एक तरह की शर्ट की तो आगे, दूसरी तरह की मार्केट की डिमांड नहीं पता। अब हर हाल में मुझे 2000 से कुछ यूनिट ज़्यादा ही बनाने पड़ेंगे, या तो पूरे के पूरे 2000 बना दूं, या कुछ ज़्यादा। क्यों? हो सकता है कि मैं जब 2000 का माल बना के भेजूं मार्केट में, हो सकता है एक ही जगह से ना आया हो, 3-4 जगहों से आया हो, किसी जगह कोई चीज़ ऐसी चली जाए जो डिफेक्टिव पीस हो, या कोई प्रोडक्शन में पीस ऐसा आ जाए जो डिफेक्टिव हो। तो अगर मैं 2000 से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा, तो मेरे पास बैकअप में जो है रिप्लेसमेंट के अंदर यूनिट्स अवेलेबल होंगे कि वो रिप्लेस कर दिए जाएं। तो हमेशा, ये मैं बता रहा था, देखो ये कॉन्स्टेंट्स की पहचान उस टाइम बता रहा था, अब ये देखो यहाँ कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं। जो लेस देन वाले कॉन्स्टेंट है, लेस देन इक्वल टू वाले, उनके राइट हैंड साइड पे जो चीज लिखी हुई है, ये रिसोर्सेज है मेरी अवेलेबल। इन कॉन्स्टेंट्स को मैं रिसोर्स कॉन्स्टेंट कहता हूँ। और जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले हैं, जब मैं मार्केट की डिमांड कोट कर रहा हूँ, ये टारगेट मार्केट का कोड कर रहा हूँ स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो समझ जाना चाहिए कि ये यहाँ इसके अगेंस्ट जो कांस्टेंट बनेगा वो डिमांड या टारगेट कांस्टेंट बनेगा। और डिमांड और टारगेट कांस्टेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बनता है, यानी कि जो मार्केट की डिमांड होती है, किसकी डिमांड है? क्वांटिटी ऑफ फुल स्लीव शर्ट्स। क्वांटिटी ऑफ फुल स्लीव शर्ट हैज टू बी 2000। तो हैज टू बी 2000 का मतलब है हैज टू बी 2000 और ग्रेटर।
इफ इन सो दैट वी कैन रिप्लेस इन केस ऑफ नीड। बात समझ आ रही है? तो हमेशा डिमांड कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है। ये वहां मैंने उस टाइम आइडिया देने की कोशिश की थी जो यहाँ लिखा हुआ है। आपको सर रिसोर्स वो चाहिए। ये नहीं पूछ रहा, ये मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा ना आखिरी में वो वैल्यू पुट करेंगे एक्स में, हाँ, तो जब तो ये वो क्या बता रहे इनको थे आप? इनको इनको जब सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे कि ऊपर आए थे अभी थोड़ी देर पहले, 1 2 3 4। वो पॉइंट्स को उठा के उस पॉइंट, हर पॉइंट में एक्स और वाई की वैल्यू होगी, दूसरे पॉइंट पर भी एक्स और वाई की वैल्यू होगी। एक्स और वाई की वैल्यू के थ्रू ही तो पॉइंट आता है। एक्स और वाई की वैल्यू मिला के ही पॉइंट अचीव होता है ना। देखो हर हर पॉइंट के अंदर, यस सर, यस सर। ये देखो, ये यहाँ पे x की वैल्यू है 3, y की 0 है, यहाँ पे y की 4 है, x की 0 है, यहाँ y की 6 है। तो कॉर्नर पॉइंट सिर्फ 4 बने थे, 4 ये अनआइडेंटिफाइड था। इसको पहले आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को, फिर ये वाला पॉइंट आया होगा। ये बन गया था 3,0, ये था, ये वाला पॉइंट था 0,4, और ये था 0 0। तो ये चारों पॉइंट्स को उठा के एक्स और वाई की जगह वहां पुट करेंगे। रिजल्ट में जो सबसे बेस्ट आएगा वो हमारा फीजिबल रीजन ऑफ ऑपरेशन होगा। ठीक है? तो जब हमारे पास ये सारे फिजिबल, ये जब सारी लाइंस आ गई, तो इन लाइंस को सबसे पहले हमने प्लॉट किया, क्योंकि ग्राफिकल सॉल्यूशंस आप लोगों को कहा है ना, ग्राफिकल सॉल्यूशन से करना है। तो इनको प्लॉट किया, तो पहले 3x प्लस 2.5y लेस देन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। 3x प्लस 2.5y इज इक्वल टू 21,000 को याद रख के इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो पहली वाली लाइन को प्लॉट किया, ये देखें 3x प्लस 2.5y इज इक्वल टू 21,000। एक लाइन ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। ये 1 2 3 तीन कॉन्स्टेंट्स, ये जो तीन कॉन्स्टेंट्स है ये वाले रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स, ये तीन कॉन्स्टेंट्स की जो तीन लाइंस बनी वो ये बनी, 1 2 और 3। तो जब आप इनको प्लॉट करेंगे, तो जब आप कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इस इक्वेशन में एक दफ़ा एक्स प्लॉट करते हुए लेस देन और ग्रेटर देन को नहीं ध्यान में रखते, सिर्फ इक्वल टू को ध्यान में रखते हैं। तो एक दफ़ा आपने जो है वो x की जगह 0 पुट करना है, y की एक वैल्यू आ जाएगी 0, फिर दूसरी दफ़ा जो है वो y को 0 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से एक लाइन प्लॉट हो जाएगी, फिर इसी तरह से दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। जब प्लॉट हो गई लाइंस, ये देखें चारों, और चौथी लाइन जो है डिमांड की थी, तो डिमांड की क्या थी, 2000 या उससे ज़्यादा। तो 2000 पे आपने पॉइंट लाइन लगा दी। मैंने कहा था x है, x से 2000 रिप्रेजेंट हो रहा है, x इज इक्वल टू 2000। तो बचा क्या, y। लाइन किसके पैरेलल बनेगी, y के पैरेलल बनेगी 2000 पे। जिससे मैंने कहा था कि इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही होती है वो पैरेलल उसके दूसरे एक्सेस के होती है। तो x से रिप्रेजेंट हो रही है तो y के पैरेलल बनेगी, y से रिप्रेजेंट हो रही है तो उस y पॉइंट पे x के पैरेलल बनेगी। x से रिप्रेजेंट हो रही है तो x पे उस पॉइंट पे y के पैरेलल बनेगी। y से इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है तो y x के उस y के उस पॉइंट पे x के पैरेलल बनेगी। ठीक है? तो ये 2000 पे बन गई। अब ग्रेटर देन 2000 का मतलब है कि ये अब ये देखिए, ग्रेटर देन 2000 का मतलब है कि, पहले मैं ये वाली लाइन के हिसाब से बता दूं, इस लाइन के हिसाब से इधर ऑपरेट नहीं कर सकते, इधर कर सकते थे, इस लाइन के हिसाब से इधर कर सकते थे, लेकिन इन दोनों लाइनों के हिसाब से इधर नहीं कर सकते, और इस लाइन के हिसाब से भी इधर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x या तो 2000 या तो इस लाइन पे ऑपरेट होगा या इससे आगे ऑपरेट होगा। तो इस लाइन के हिसाब से इस पूरे रीजन में ऑपरेट कर सकते हैं, इससे आगे जितना भी रीजन है, इस लाइन से आगे जितना भी रीजन है, ये पूरा रीजन यहाँ ऑपरेट कर सकते हैं। इस लाइन से पीछे नहीं ऑपरेट कर सकते। इस वजह से ये भी क्या, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया रीजन। ये रीजन भी 1 2 इन दोनों के अंदर तो आ रहा है, लेकिन इससे अबव आ रहा है, इसलिए ये कैंसिल हो गया, और इसके पीछे भी आ रहा है। अच्छा, ये वाला रीजन जो है, ये वाला नीचे वाला रीजन, ये इन तीनों के अंदर आ रहा था, तो तीनों के अंदर ऑपरेट हो सकता था, लेकिन इससे पीछे आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसकी वजह से ये वाला रीजन कैंसिल हुआ, तो ये सारा रीजन कैंसिल हो गया। ये वाला रीजन नीचे वाली दोनों लाइनों की वजह से कैंसिल हो गया।
इन दोनों से बाहर आ रहा था। ये वाला रीजन जो है वो ये नीचे वाली जो आखिरी लाइन है इसकी वजह से बाहर आ रहा था। तो ये वो रीजन है, यानी एक पॉइंट ये जो रेड करता जा रहा हूँ देखना, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, और चौथा पॉइंट ये है। जब आप प्लॉट कर रहे होंगे ना, तो जो नंबर जिस लाइन को प्लॉट करेंगे उसको नंबरिंग जो देंगे 1 2 3 और ये फोर्थ, वो यहाँ प्लॉट करते हुए जो नंबरिंग दे दीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 प्लॉट लिखते हुए, और वही प्लॉट करते हुए उस लाइन का नंबर दे दीजिएगा, तो याद रहे ताकि कि कौन सी लाइन कहाँ प्लॉट हुई है। यहाँ प्लॉट करते हुए उसका नंबर दे दीजिएगा कि ये नंबर 1 लाइन थी, यानी कि जो यहाँ कांस्टेंट 1 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये 1 है 2000, तो नंबर 1 लाइन ये थी। यहाँ 21,000 लिखा हुआ है, ताकि जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व, इन दोनों, इसको तो ज़रूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट 2000 है और ये वाला पॉइंट का एक पॉइंट तो 2000 है, वाई ढूंढना है आपको। तो एक इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक इक्वेशन आएगी, ये वाला इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आसान होता है, क्योंकि ये पॉइंट का एक वैल्यू एक्स की वैल्यू आपको पता है 2000, वाई वाली वैल्यू को निकालने के लिए एक्स की जगह 2000 पुट कर देंगे, इसकी वाई आ जाएगा इस पॉइंट का। तो ये तो आपको पता ही है 2000,0, ये वाला पॉइंट भी पता होता है 6000,0, ठीक है। चार में से दो पॉइंट बहुत इजी होते हैं आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हो वो तो एग्जैक्ट वही पॉइंट होता है जो पॉइंट में लिखा हुआ है। एक इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑपरेट करना, फाइंड करना था, ये पॉइंट बहुत आराम से इस तरीके फाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस पॉइंट में सीधा ऊपर जा रहा है, तो सीधा ऊपर जाते हुए एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, आगे पीछे नहीं जा रहा। जैसे ये ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, ये यूं नीचे की तरफ आ रहा है, ये बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा है, तो सीधा ऊपर जाते हुए एक्स की वैल्यू फिक्स होगी इस पॉइंट पे भी। तो इस पॉइंट की एक्स की वैल्यू आपको पता है 2000, एक्स की वैल्यू जब डालेंगे इक्वेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ आ रही है 2000, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरा एक और दो, ये दो इक्वेशन तो नंबरिंग की भी होंगी, तो पता होगा कि ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 2, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 3। तो 2 3 जो यहाँ नजर आ रही है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो जब फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आपने नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये 2 है और ये है 3, तो और यहाँ पे भी वो 2 3 नंबरिंग दी हुई है, तो आपको पता होगा कि ये पॉइंट 2 और 3 के इंटरसेक्शन पे आ रहा है, तो 2 और 3 को सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ से नजर आ रही होगी कि 2 और 3 कौन सी वाली इक्वेशंस है, तो 2 और 3 को इजीली वहां से फिर आप उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसका रिजल्ट भी निकाल लेंगे। तो 1 2 3 4, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि मैंने इन चारों पॉइंट, ये दो पॉइंट तो मुझे पता थे, इसको सॉल्व कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया चारों पॉइंट को सॉल्व करने का। पॉइंट को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आ गई चारों पॉइंट्स की वैल्यूज, वो क्या क्या आ गई, देखो दो पॉइंट्स तो पता थे, मैंने बताया आपको, एक 2000,0, ये इसका जीरो निकाल, एक 6000,0, एक का एक पॉइंट पता था 2000, उस 2000 को पुट करेंगे एक्स में, ये देखें एक का एक पॉइंट पता था 2000, इस 2000 को पुट करेंगे उसमें, तो ये इसका है, तो ये 3 एंड 4 को सॉल्व करना है। और मेरे क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों पॉइंट को निकाल, इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। जरा आगे देखते हैं। सर ये डी का कैसे पता, 6000 और 0, डी का ये कैसे पता चला? ऐसे ना, ऐसे ये देखो 6000,0, दोनों दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं ना, ये देखो ये जीरो यहाँ एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है ये, तो एक्स 2000 होगा, वाई जीरो होता है हमेशा, ये भी एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, तो 6000,0। यस सर, ठीक है। क्लियर है। बस एक अच्छा, पॉइंट हमें जो है ना फाइंड करना होगा जो बीच में है। हाँ, जो सबसे मुश्किल पॉइंट ये वाला होगा, क्योंकि इन दोनों, मतलब मुश्किल इन सेंस कि इन दोनों, इसके लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाना मस्ट हो जाएगा। इसके लिए भी साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाना नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका एक वैल्यू एक्स की पता है 2000, वो 2000 पुट करेंगे वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं आगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट्स जो नोन नहीं है, तो अगले पार्ट के अंदर आपको इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। रुके एक मिनट, अगला लास्ट पार्ट है, इससे क्वेश्चन पूरा हो जाएगा कम से कम। तो जब हमने सॉल्व कर लिया तो इक्वेशंस, ये तो पता ही था 2000,0, 6000,0, ये भी पता था। बचा क्या, 20,000, इसका 20
2000 पता था, इसका जब 2000 वहां पुट किया तो 2750 आ गया, ठीक है। या और ये हमने 2 एंड 3 को पूरा सॉल्व किया तो एक 3500 और 2000 आ गया। तो ये हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ गई। अब ये चारों पॉइंट ऑफ ऑपरेशन हमारे एट अ टाइम यूज नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे रिजल्ट्स प्रिडिक्शंस आई हैं कि वो कह रहा है सिस्टम बता रहा है, इनको उठा के यहाँ पुट करेंगे। तो पहले इस वाले ए वाले पॉइंट ए को पुट कर रहा हूँ 2000 जीरो, तो मेरे पास प्रोडक्शन प्रॉफिट उस टाइम मुझे मिलेगा 3,60,000। अगर मैं ये वाली प्रोडक्शन करूं कि खाली 2000 पूरी शर्टें बनाऊं जो डिमांड थी मार्केट की फुल स्लीव शर्ट्स को लेके, पूरी की पूरी उतनी ही बनाऊं और ये वाली 2750 बनाऊं, ठीक है। तो उस सूरत में कितना प्रॉफिट आ रहा है, उस सूरत में 99,92,0500, बल्कि 9,92,500, ठीक है। और जब हम सी का मतलब है, अगर मैं 2000 की जगह